चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8। जी सर, लेक्चर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पुराने जमाने में इसको F9 कहा करते थे। और सर हमारा टॉपिक चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। हमारा टॉपिक चल रहा है सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। चले सर, प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, कॉन्सेप्ट हमने अपने खत्म कर लिए थे सर। प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की तरफ आ चुके थे सर। हमने क्वेश्चन नंबर, आइए सर हमने लास्ट क्लास में जाते जाते क्वेश्चन नंबर 35 और 36 कर लिया था। चले सर आगे बढ़ते हैं हम अपनी चीजों को आगे लेके। चले सर, हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं सर। एक एक करके शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। मनीष प्रकाश, तुम्हारे पास हैंडआउट है? आपके पास हैंडआउट है? मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं तुम्हें हैंडआउट भेजता हूं। कम से कम क्लास में तो साथ रहो। मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको हैंडआउट की पिक्चर भेजता हूं। ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं हैंडआउट की पिक्चर भेज देता हूं। चले भाई, जब तक बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करें। विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द सिस्टमैटिक रिस्क। सर सिस्टमैटिक रिस्क बताइए, इनमें से कौन सा होता है? सिस्टमैटिक रिस्क में से कौन सा होता है? चले सर बताइए, पढ़े सर। विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब सिस्टमैटिक रिस्क। सर हमने क्या डिस्कस किया था यार? मेरे पास व्हाट्सएप आया नहीं तुम्हारा। बनेश कुमार, जैसे ही मेरे पास आता है मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं। सिग्नल का थोड़ा इशू है, बस एक सेकंड में। चले बॉस, क्वेश्चन नंबर 37। सर क्वेश्चन नंबर 37, ये आपकी बीबीपी की किट का
क्वेश्चन नंबर 189 है, Which of the following best describe a systematic risk? सर सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? सर सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? हमने बोला था रिस्क को हमने दो कैटेगरी में तोड़ा था, एक सिस्टमेटिक रिस्क और एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। आपके इकोनॉमिक सिस्टम का रिस्क। आइए जी, द चांस दैट ऑटोमेटेड प्रोसेस में फेल। सर जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी कि लेट्स सपोज सर हमने बोला जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो फेल हो गया। सर ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो गया मतलब सर मतलब ये कि लेट्स सपोज कि आपका जो बिजनेस है उसमें क्या होता है सर, आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं। लेट्स सपोज दराज टाइप की चीजें, अली बाबा की चीजें, आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर जिस वेंडर को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक ऑर्डर चला जाता है। सर वो सिस्टम फेल हो गया और ऑनलाइन ऑर्डर तो आ रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट सप्लायर को चले जा रहे हैं। सर क्या ये आपका सिस्टमेटिक रिस्क है? नहीं सर, ये सिस्टमेटिक रिस्क तो नहीं है, ये आपके सिस्टम का फिर ये आपका मईशत इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ी है। क्या ये हर बिजनेस के ऊपर अप्लाई होगा? नहीं सर, ये तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर हो गया, तो सर ये नहीं है। रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। सर अगर मैं किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, सर सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है हमारा? सर सिस्टमेटिक रिस्क हमारा दोनों होता है। क्या होता है सर? बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। ये बोल रहे हैं रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। अगर मैं किसी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो उसका रिस्क सर वो भी नहीं है। द डाइवर्सिफाइबल रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन इक्विटी और रेजिडुअल रिस्क associated with investing a well diversified portfolio। सर अगर आपने well diversified portfolio रखा है, आप एक शेयर होल्डर है, आप एक इन्वेस्टर है, आपने हर कंपनी के थोड़े थोड़े से शेयर उठा के रखे हैं, इसका मतलब है आपको हर कंपनी में सिस्टमेटिक रिस्क बेयर करना पड़ेगा। आपको हर कंपनी में एक सिस्टमेटिक रिस्क बेयर करना पड़ेगा। तो जनाब इसका आंसर नंबर डी है। मतलब आपको जो है बिजनेस रिस्क भी फेस करना पड़ेगा और आपको फाइनेंशियल रिस्क भी फेस करना पड़ रहा होगा। ठीक हो गया। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सर क्वेश्चन नंबर 38 ये आपके बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 190 है। सर ये आपके बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 190 है। क्या फरमा रहे हैं सर? सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। सर कई कैलकुलेट करने के दो तरीके, कौन कौन से जनाब? सर एक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और दूसरा CAPM। देखते हैं सवाल पढ़ते हैं। A share in the MS company has an equity beta of 1.3। इक्विटी बीटा आ गया, इसका मतलब है CAPM की कहानी है इसके अंदर। MS कंपनी डेट बीटा। सर डेट बीटा भी तो एक चीज होती है, क्या होती है देखते हैं अभी। इट हैज अ गियरिंग ऑफ द 20% डेट टू इक्विटी। मार्केट प्रीमियम है मेरे पास 8% और मेरे पास रिस्क प्रीमियम है सर मेरे पास 3%। सर MS कंपनी पे कॉर्पोरेट है 30%। चले सर मैं KE कैसे निकालता था? रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट और इक्विटी बीटा। चले सर आंसर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है? सर आंसर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व करें सर। चले सर बताइए। चले सर डन। आइए सर। सर रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? हमने बोला सर द रिस्क फ्री रेट 3% है, प्लस इन्होंने मार्केट प्रीमियम दिया हुआ है, मतलब दोनों को माइनस करके दिया हुआ है। कितना सर? 8%। ठीक हो गया। और इक्विटी बीटा कितना है जनाब? 1.3। तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो गई? सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो गई? 8 मल्टीप्लाई बाय 1.3 प्लस 3। सर ये हो गया मेरे पास 13.4। सीधा
सर डेट बीटा क्या होता है? सर जिस तरह डेट होता, जिस तरह रिस्क फ्री, जिस तरह इक्विटी होता है, उसी तरह डेट बीटा भी होता है। सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे। चले सर अगला, क्वेश्चन नंबर 39। जनाब ये आपकी बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 191 है। ये आपकी बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 191 है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सर ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? चले सर बताइए मेरे भाई, बताइए। 2 मिनट दिए, पढ़ें इसको और मुझको बताइए सर ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। चले सर डन, डन बॉस। पहला, एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर अगर तो के बढ़ेगा, लीड टू द फॉल इन द शेयर प्राइस, शेयर प्राइस कम होगी बढ़ेगी। सर अगर तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी तो सर शेयर प्राइस कम होगी कि बढ़ेगी? सर मुझको कैसे पता? आइए सर सुने। 2 तरीके से समझते हैं। हमने बोला सर अगर तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है, यानी कि पहले 10% थी, अब 12% हो गई है, इसका मतलब शेयर होल्डर ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड देंगे। सर आप शेयर होल्डर को अगर ज्यादा डिविडेंड दे देंगे तो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो सारा का सारा बांट देगी, कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचेगा फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए, कि फर्दर कहीं हम इन्वेस्ट करें तो जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है उससे भी प्रॉफिट आए, और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे भी प्रॉफिट आए, तो अगले सालों का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। सर अगले सालों का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अगले सालों का डिविडेंड भी बढ़ रहेगा, ग्रेजुअली भी बढ़ेगा। तो सर जब डिविडेंड बढ़ेगा तो फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू शेयर प्राइस होती है, जब डिविडेंड बढ़ रही है तो शेयर प्राइस भी बढ़ रही होगी। सर बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? लेकिन सर ये बोल रहे हैं कि सर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा दें, इसका मतलब है शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा आप डिविडेंड पे करें। सर मैं ज्यादा डिविडेंड पे करूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, मैं कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, तो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वही आएगा, और वो डिविडेंड बांट देंगे तो आगे भी डिविडेंड वही बटेगा, उससे भी आगे बटेगा। इसका मतलब है कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? सर बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर दोबारा समझते हैं। मैंने बोला सर शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती थी? आज की शेयर प्राइस कैलकुलेट करते थे आप डिविडेंड के माइनस जी, ऐसे करते थे। आइए मैंने बोला सर अगर तो लेट्स सपोज अगले साल का डिविडेंड है $5, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास 10%, ग्रोथ रेट है आपके पास फॉर एग्जांपल 4%। सर कितना बनेगा? 5 डिवाइडेड बाय 0.6। सर शेयर प्राइस कितनी आई है? $83.3। मैंने बोला ठीक हो गया। सर सुने मैंने बोला सर अगर तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, सर ये 10 के बजाय कितना परसेंट हो जाएगा? फॉर एग्जांपल सर ये 13% हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर इंक्रीज हो जाए सर आंसर क्या आएगा? मैं बोलूंगा सर 5 डिवाइडेड बाय 0.11। सर आंसर क्या आ गया? $45। बात समझ में आई सर? सर मैं क्या कह सकता हूं? सर मैं कह सकता हूं अगर तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, तो कंपनी की जो शेयर प्राइस है सर वो डिक्लाइन हो जाएगी। लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोला? सर लॉजिक समझ में आई क्या बोला? तो सर इसका मतलब ये स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है। वो समझ में आया मैंने कैसे बताया? आगे बढ़े, आगे नंबर 2। सर नंबर 2 में क्या फरमा रहे हैं? Investor faced with increased risk with expect increased return as compensation। सर अगर तो इन्वेस्टर रिस्क इंक्रीज हो रहा होगा, तो शेयर होल्डर जो है वो रिटर्न भी
बढ़ा देगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हमने सर सीखा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिस्क फ्री रेट प्लस RM माइनस RF और इक्विटी बीटा। सर फॉर एग्जांपल मार्केट जो रिस्क फ्री रेट है वो 4% है, मार्केट का रिटर्न 10% है। हमने बोला जनाब, हमने बोला सर कि अगर तो आपके पास जो रिस्क है इक्विटी बीटा रिस्क है 1.2 तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न कितना हो जाएगा? 11.2%। और सर अगर 4% प्लस 10% माइनस 4, अगर तो रिस्क बढ़ गया सर, अगर तो रिस्क बढ़ेगा तो इसका मतलब है इक्विटी बीटा भी बढ़ेगा। सर इक्विटी बीटा लेट्स सपोज 1.2 के बदले बढ़ के कितना हो गया? 1.5। तो सर क्या हो जाएगा सर? अब शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे? 13%। तो यही बोल रहा है वो, इन्वेस्टर फेस विद इंक्रीज रिस्क विल एक्सपेक्टेड इंक्रीज रिटर्न एज कॉम्पनसेशन। अगर तो रिस्क ज्यादा फेस करेंगे तो सर कॉम्पनसेशन रिटर्न भी ज्यादा लेंगे। बोले तो ट्रू, बोले तो ट्रू। आगे आगे नंबर 3 में क्या कह रहा है? सर द कॉस्ट ऑफ डेट इज यूजुअली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास कम होती है, यानी कि सर केडी नॉर्मली कम होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ज्यादा होता है। बिल्कुल सर सही बात है। वजह ये है कि सर कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर टैक्स सेविंग होती है, कंपनी को टैक्स सेविंग मिलती है ना। यस सर दिस इज ट्रू। वजह ये कि सर आपको कॉस्ट ऑफ डेट पे यानी कि आपको इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग मिलती है, जब ही तो हमारी नेट कॉस्ट कम हो जाती है। इसका मतलब है ट्रू है। और दूसरी बात सर डेट होल्डर, चलो अगर टैक्स सेविंग नहीं भी है, अगर तो टैक्स सेविंग नहीं भी है तब भी सर डेट होल्डर का रिस्क कम होता है। अगर कंपनी को बंद करने की बात आएगी, अगर कंपनी को डिसॉल्व करने की बात आएगी, अगर कंपनी को खत्म करने की बात आएगी, तो कंपनी के एसेट बेच के सबसे पहले किसको पैसा दिया जाएगा? डेट वालों को। फिर बारी आएगी किसकी? प्रेफरेंस शेयर वालों की। फिर बारी किसकी आएगी? ऑर्डिनरी शेयर वालों की। तो सर रिस्क कम है, इनका रिस्क कम है, तो इसका मतलब है ये रिटर्न भी मुझसे कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी कॉस्ट भी कम। लॉजिक क्लियर हुई? तो सर तीनों का आंसर कैसा मेरे पास? ट्रू ट्रू ट्रू। वे साथ हो, समझ में आ रहा है? वे साथ है, समझ में आ रहा है? चले सर आगे, क्वेश्चन नंबर 40। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सर ये आपकी बीबीपी की किट का सवाल है और क्वेश्चन नंबर 192। सर यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर आपने केई निकालनी है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से और इसका फॉर्मूला ये होता है। सर डिविडेंड रिसेंटली पेड, इन्होंने अभी अभी डिविडेंड दिया, इसका मतलब है सर कि डिविडेंड कितना है मेरे पास? सर डिविडेंड मैंने दिया है 0.10। मुझे इस साल का डिविडेंड नहीं बल्कि अगले साल का डिविडेंड चाहिए, और सर मेरे पास ये चीज गायब है। सर मैंने दिया आपको 2 मिनट, सर मैंने आपको दिए 2 मिनट, जरा मुझको बल्कि ग्रोथ रेट मुझको दे रहा है। सर ग्रोथ रेट मुझको दे रहा है कितना? 8%। सर ग्रोथ रेट मुझको दे रहे हैं कितने? 8%। सर मुझको शेयर प्राइस निकाल दोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी, मुझे शेयर प्राइस निकाल दोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। सर मैंने आपको दिए 2 मिनट, मुझे एक डिविडेंड कवर का फॉर्मूला दे रहा है और मुझे एक प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला दे रहा है। चले सर प्राइस
अर्निंग का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। सर डिविडेंड कवर का फॉर्मूला क्या है? सर डिविडेंड कवर का फॉर्मूला क्या है भाई लोग, याद है? सर डिविडेंड कवर का फॉर्मूला, डिविडेंड कवर का फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर। चलो मेरा भाई, सर इन्होंने मुझे डिविडेंड कवर रेशियो दे रहे हैं। सर डिविडेंड कवर रेशियो इन्होंने कितना दिया हुआ है? डिविडेंड कवर रेशियो 4, डिविडेंड पर शेयर कितना है मेरे पास? 0.10। क्या मैं अर्निंग पर शेयर निकाल लूंगा? बिल्कुल सर, मैं अर्निंग पर शेयर निकाल लूंगा। सर अर्निंग पर शेयर मेरे पास कितना आया? ये यहां पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर कितना आया मेरे पास? 0.4। चले सर अर्निंग, चले सर अर्निंग पर शेयर मेरे पास कितनी है? अर्निंग पर शेयर मैंने निकाल ली 0.4। सर पी रेशियो मुझे सवाल में गिवन है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 टाइम। क्या मैं मार्केट प्राइस निकाल लूंगा? जी सर, मैं शेयर प्राइस, मार्केट प्राइस बिल्कुल निकाल लूंगा। सर कितनी आ रही है? ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। सर आंसर प्लीज, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, $2। $2। आइए सर, चले सर 8%, 0.1, 1 प्लस ग्रोथ रेट, और ये मेरे पास $2। जी सर मेरे पास केई कितना आ गया? सर देखते हैं, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1.08 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13.4। सर ये वही रेशियोज हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए, वही रेशियोज है। इसके अंदर उसने थोड़ी सी लंबी की, ये 2 रेशियोज देके। बात मानते हैं जनाब? सर क्लियर? क्लियर है जनाब? चले सर 1 मिनट देता हूं, कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर 1 मिनट देता हूं, कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। सर क्वेश्चन नंबर 41, ये आपकी बीबीपी की किट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 193। सर क्या फरमा रहे हैं? सर क्या फरमा रहे हैं? आइए सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। सर रिक्वायर्ड है मेरे पास वैग निकालना है। सर वैग निकालने के लिए मुझे 6 चीजें चाहिए थी, देखते हैं। आइडिया कंपनी एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर एज फॉलो। सर क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है मेरे पास? 10 मिलियन, $0.5 ऑर्डिनरी शेयर के हिसाब से मेरे पास शेयर्स है, रिजर्व्स है और 13% इररिडीमेबल लोन आउट्स है। ठीक हो गया। दी ऑर्डिनरी शेयर, सर तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो फाइनेंसिंग है इन्होंने 2 जरिए से ली हुई है, तो मुझे वैग निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? वैग निकालने के लिए मुझे केई चाहिए, वैग निकालने के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए, मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। दी ऑर्डिनरी शेयर आर करेंटली कोटेड एट $3 एंड द लोन नोट एट $90। सर शेयर कितने का चल रहा है मार्केट में? $3 का, और लोन नोट कितने का सर? $90 का। आइडिया कंपनी एज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सर कई मुझे गिवन है, कितना गिवन है? 12%। कॉर्पोरेट टैक्स, सर टैक्स कितना है मेरे पास? 3%, 30%। मुझे वैग कैलकुलेट करना है। आइए सर वैग कैलकुलेट करते हैं। मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? सर सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने चला कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, बोले तो
KD 1 माइनस टी। सर ये कैसा वाला है? ये इररिडीमेबल वाला है। सर कैसे कैलकुलेट करते थे? इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, सर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। ऐसा ऐसा। आइए सर, आइए जरा। सर इसकी पार वैल्यू कितनी है? सर क्वेश्चन में मुझको बोल नहीं रहा कि पार वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में मुझको बोल नहीं रहा कि पार वैल्यू कितनी है। बोलना चाहिए था इसको बिल्कुल। जैसे लोन नोट कितने का चल रहा है मार्केट में? 90 का। तो सर मैं ले लेता हूं कि 100 इसकी पार वैल्यू है। वैसे इसको बोलना चाहिए था, सवाल में गलती की इसने। इंटरेस्ट रेट कितना है? 13। मतलब इंटरेस्ट कितना? 13 और आफ्टर टैक्स सर मार्केट कितने चल रही है? 90। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सर कितना बना है मेरे भाई? कितना बना? 13 आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 90। सर ये मेरे पास आ गया 10.11%। 10.11%। ऐसा। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास? 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय मार्केट में कितने का चल रहा है सर? $3 का। इसका मतलब कितना हो गया सर? 30 मिलियन। डेट कितने का है सर? डेट कितने का? 7 मिलियन है। पार वैल्यू कितनी? 100। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए? 0.7। और मार्केट कितने की है इसकी? $90 की। कितना हो गया? 6.3 मिलियन। चले सर बैग निकालें क्या? है भाई लोग बैग निकालें क्या? आए सर बैग निकालते हैं। बैग कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास कितनी है? 12% और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास? 30 मिलियन। प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास कितना है? 10.11 मिलियन मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है मेरे पास? 6.3 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 30 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 6.3 पर। जी सर मुझे बैग बता देंगे? सर मुझे क्या आप बैग बता देंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 0.12 3.6। सर जरा बैग बताएंगे कितना आ रहा है? मेरे भाई कैलकुलेट करें और मुझको बैग बता दे। जी सर बैग कितना? $11.67 बैग। चले सर क्लियर? जी भाई लोग क्लियर? आगे आगे सर क्वेश्चन नंबर 42।
सर क्वेश्चन नंबर 42 बीबीपी की किट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 194। चले सर सॉल्व करें। ट्रू फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अस्यूम इफ द कंपनी करंट वैग इज टू बी यूज फॉर द अप्रेज द पोटेंशियल प्रोजेक्ट। सर अगर तो मैं इस वैग को यूज करूंगा प्रोजेक्ट में, यानी कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए, तो बताइए मेरे पास क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। सर करें, 1-2 मिनट दिए मैंने आपको, चलो तो मैं पानी पीऊं। क्या फरमा रहे हैं? Which of the following are assumed if the company's current WACC is to be used to appraise the potential project? Number 1, capital structure will remains unchanged for the duration of the project. जी सर सुने, जब मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे अप्लाई करता हूं, हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है। थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा हुआ F2 के अंदर। सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या होता है कि जब मैंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है 5 साल के लिए, सर उसके अंदर वैक हम लोग यही इस्तेमाल कर रहे होता है जो भी निकलता है। लेकिन अगर मैं आगे अपने मजीद शेयर इशू कर दूं, मैं अगर मजीद डेट इशू कर दूं, सर इसका मतलब वैक चेंज हो जाएगा। सर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज होंगे तो वैक चेंज हो जाएगा। सर हम लोग जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और हम लोग जब उसकी बेस के ऊपर एनपीवी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेते हैं, हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि सर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपका वैक कैसा रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आपकी जो फाइनेंसिंग है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिस रेशो पे है, सर वो रेशो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है नंबर 1 मेरे पास ट्रू। The businesses of the project is the same as the current business operation. Yes, सर अगर मैं यही वैग इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूं वहां का और मेरा बिजनेस रिस्क दोनों का सेम है, जब ही तो मैं यही वाला के यूज कर लेता हूं अपना। वरना तो मुझे कैसे करना पड़ेगा सर? वरना तो मुझे बिजनेस रिस्क को चेंज करके नया के निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूं तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि मैं जिस जगह में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसको और मेरा बिजनेस दोनों सेम है, जब भी तो मैं एग्जिस्टिंग वैग इस्तेमाल कर देता हूं। एग्रीड? वरना तो के चेंज हो जाएगा अगर उसका बिजनेस रिस्क अलग है। मैं अगर फार्मा में रिफाइनरी खोलने के लिए जा रहा हूं तो सर मेरा के चेंज हो जाएगा। क्यों? के के अंदर जो इक्विटी बीटा है उसके अंदर बिजनेस रिस्क है, वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। द प्रोजेक्ट इज रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। सर प्रोजेक्ट जो है वो रिलेटिवली स्मॉल इन साइज है, मतलब कि सर मैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूं, सही है सर, मैं पूरी नई कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं लगा रहा। मैं एक या तो प्लांट एंड मशीनरी ले रहा हूं या मैं एक डिवीजन लगा रहा हूं। मैं पूरा एक नया सेटअप क्रिएट नहीं कर रहा सर। तभी तो मैं एग्जिस्टिंग वैग इस्तेमाल कर लेता हूं। वरना उसके लिए तो मुझे उस कंपनी का, अगर मैं पूरी नई कंपनी लगा रहा हूं तो सर वो तो फिर उसके लिए ये वाला वैग थोड़ी ना लगेगा, उसके लिए तो फिर नई फाइनेंसिंग के हिसाब से वैग लगेगा। तो तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से सर ये मेरे पास कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चले सर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 सर ये भी आपकी बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 195 है। बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 195 है। चले सर सॉल्व करेंगे ये भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 बीबीपी के किट का क्वेश्चन नंबर 195। जी सर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर? ऑन अ मार्केट वैल्यू बेसिस। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। व्हाट इज द आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? यस बॉस, मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर? मुझे वैक कैलकुलेट करना है। वैक कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर वैक कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? सर वैक कैलकुलेट करने के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। क्या फरमा रहे हैं जनाब? ऑन अ मार्केट वैल्यू बेसिस जीएफवी कंपनीज फाइनेंस 70% ऑफ द इक्विटी एंड 30% बाय डेट। सर इन्होंने अमाउंट नहीं दिया हुआ, परसेंटेज पे दिया हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर परसेंटेज पे देगा तब भी हम संभाल लेंगे, मसला नहीं है। द कंपनी हैज एन आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। यस, डेटा आ गया। सर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरे पास?
60%, and an equity beta 1.2, risk free rate है मेरे पास 4% and the equity risk premium 5%. सर ये तो KE निकालने के लिए डाटा दे दिया, 2 मिनट में निकालेंगे सर KE, मसला ही नहीं है सर. KE निकालने के दो तरीके, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. सर इक्विटी बीटा रिस्क फ्री रेट का जिक्र है, इसका मतलब है CAPM, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट और इक्विटी बीटा. सर रिस्क फ्री रेट मेरे पास कितना है 4%, मार्केट रिटर्न मेरे पास कितना है सर, इन्होंने इक्विटी रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, मतलब दोनों को माइनस करके दिया हुआ है, और इक्विटी बीटा मेरे पास कितना है 1.2. तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई सर, मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई 5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 4 सर 10%. कितना सर 10%. चले सर उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट. सर इन्होंने बोला अमाउंट में नहीं दिया, परसेंटेज में दिया, तो सर मेरे को क्या परसेंटेज में दे रहा है, काम तो हो जाएगा अपना. ये कितना 70%, ये कितना 30%. सर ये क्या बात हुई परसेंटेज में, अरे मसला थोड़ी ना है यार. लेट्स सपोज $70 मिलियन, लेट्स सपोज $30 मिलियन, अगर वो ये दे देता सर कितने हो गए ये $100 मिलियन. सर अगर तो परसेंटेज में दे तब भी तो वही बनेगा ना यार, अपने को तो वेटेज चाहिए, अपने को तो वेटेज चाहिए, तब भी हो जाएगा. हम लोग कर चुके हैं सर ये पहले भी. आइए जी वैक निकालते हैं सर, वैक निकालते हैं. कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट. चले सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मेरे पास कितना परसेंट है 10% मल्टीप्लाई बाय ई, सर कितना 70 लिख दो, एक ही बात है भैया, आंसर वही आएगा. प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना 6%, उठा ले 6%, और डेट कितना है मेरे पास 30, तो 70 प्लस 30. जी सर मेरे पास वैक कितना आ गया सर, मेरे पास वैक कितना आ गया, आओ मेरा भाई आओ. $18. चले सर बैग निकालिए, बैग कितना चले सर है, ये गलत हो गया. 70 मल्टीप्लाई बाय 0.1 यानी कि 7, 8.8%. सर वैक हो गया मेरे पास 8.8%. ऐसा ही है, ऐसा ही है. चले सर नेक्स्ट चले जी 1 मिनट देता हूं, इसको कॉपी कर लें. 1 मिनट देता हूं सर, इसको कॉपी कर लें, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे. 1 मिनट देता हूं सर, इसको कॉपी करें, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे. चलें सर अगला सवाल. क्वेश्चन नंबर 44.
चले सर क्वेश्चन नंबर 44, ये भी आपकी बीपीपी की किट का क्वेश्चन है। बीपीपी की किट का क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 196। यस बॉस। क्या है सर? सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ना है। An 8% irredeemable, sir, irredeemable preference share is being traded for 0.3 कम डिविडेंड। अबे भाई कम क्यों? हमें तो x चाहिए होता है, x कहां से डाल दिया? Dividend in a company that pay a corporate tax rate 30%. What is the cost of capital of these preference share? सर आइए, मुझे cost of preference share चाहिए, बोले तो KP चाहिए। सर कैसे करते थे? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। सर इसको आफ्टर टैक्स नहीं किया जाता था। सर आइए, क्या फरमा रहे हैं? At 8% irredeemable 0.5। सर फेस वैल्यू कितनी है भैया? फेस वैल्यू कितनी है? 0.5। तो डिविडेंड कितना दिया जाएगा? आइए सर, डिविडेंड कितना दोगे? डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर। सर पार वैल्यू कितनी है मेरे पास? $0.5 मल्टीप्लाई बाय 8%। जी बॉस, डिविडेंड कितना होगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8%। सर डिविडेंड है मेरे पास 0.04। डिविडेंड है मेरे पास 0.04। सर ये ग्रोथ थोड़ी ना होता है, क्यों? डिविडेंड की परसेंटेज तो फिक्स होती है इसकी। उसके बाद मेरे पास शेयर प्राइस, प्रेफरेंस शेयर प्राइस। सर इन्होंने कम डिविडेंड दिया हुआ है, सर इन्होंने कम डिविडेंड दिया हुआ है। कितना सर? 0.3। सर हमें चाहिए एक्स डिविडेंड, तो निकालो इसमें से डिविडेंड। सर निकालें इसमें से डिविडेंड। कितना डिविडेंड निकालेंगे? 0.04। तो मेरे पास आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड। 0.3 माइनस 0.04, 0.26। चले सर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना आ गया? 0.04 डिवाइडेड बाय 0.26 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए सर 15। गलत हो गया। .04 डिवाइडेड बाय 0.26 मल्टीप्लाई बाय 100, 15.38%। चले सर कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। करें सर, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 45। सर ये आपकी बीपीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 197 है। ये आपकी बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 197 है। सर क्या कह रहे हैं? आइए, ALF कंपनी गियरिंग इन 1:1 डेट टू इक्विटी, यानी कि जितने डेट है उतनी इक्विटी है। 100 मिलियन है, 200 मिलियन है, सेम। द इंडस्ट्री एवरेज। सर इंडस्ट्री का एवरेज क्या होता है कि सर इक्विटी ज्यादा है और डेट कम है, यानी कि 1:5। ALF कंपनी इज लुकिंग टू रेज द फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट in new projects and it is wondering whether to raise debt or equity। सर इसको पैसा चाहिए, ये सोच रहा है कि मैं डेट इश्यू करूं या फिर इक्विटी इश्यू करूं। आइए जी समझ लेते हैं। मैंने बोला जनाब हम लोग कौन है? ALF वाले, हमारी कंपनी। हिसाब किताब क्या सीन है? सर डेट टू इक्विटी बोले तो 1:1, यानी कि 100 मिलियन अगर इक्विटी के इश्यू किए हुए तो 100 मिलियन डेट के हैं। सर हमारी इंडस्ट्री का क्या सीन चल रहा है? इंडस्ट्री का एवरेज, यानी कि अगर हम लोग इंडस्ट्री
का एवरेज। क्या मतलब 1:5, यानी कि अगर तो इक्विटी 500 मिलियन है, अगर तो इक्विटी 500 मिलियन है तो इसका मतलब वो डेट कितना है सिर्फ, अगर तो इक्विटी लेस अबाउट 500 मिलियन है तो डेट सिर्फ कितना 100 मिलियन। 100 मिलियन सर ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जनाब हम लोग इक्विटी, हम लोग को नया प्रोजेक्ट लगाना है, मैं डेट इश्यू करूं या इक्विटी इश्यू करूं। अप्लाइंग द ट्रेडिशनल व्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सर क्या करें, इन्होंने बोला सर इट शुड टेक ऑन डेट फाइनेंस एज टू डू विल सेव टैक्स। सर हमने बोला डेट फाइनेंस आप रेस करें, डेट फाइनेंस आप रेस करें जिसकी वजह से आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी। सर अगर आप डेट फाइनेंस करेंगे, अगर आप डेट फाइनेंसिंग करेंगे तो आपके डेट ज्यादा हो जाएंगे एज पर टू योर इक्विटी, यानी कि आपके मालिक कम हो जाएंगे, मालिक का पैसा कम हो जाएगा, उधार वाले ज्यादा हो जाएंगे। सर ये स्ट्रेटेजी तो सही नहीं है, ये स्ट्रेटेजी तो सही नहीं है। It should take an equity finance as they are gearing up probably beyond optimal। कह रहे हैं सर आप इक्विटी फाइनेंस करें, आप इक्विटी फाइनेंस करें क्योंकि आपकी इक्विटी बहुत कम है, सर बाकी कॉम्पिटिटर की बहुत ज्यादा है। सर ये ऑप्शन मुझको सही लग रहा है। आगे It does not matter as it will not affect the return of the project guaranteed। सर कोई मसला नहीं है, प्रोजेक्ट कोई जो रिटर्न आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आ रहा है उस पे वैक भी तो लगाते हैं ना, वो भी तो देखना पड़ेगा, बेकार की बात है। मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड बिफोर डिसीजन कैन बी मेड। सर और डिसीजन दे, सर इसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। सर कौन सा वाला डिसीजन ले सकते हैं कि जनाब आप इक्विटी फाइनेंस कर लें, आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले आपकी इक्विटी फाइनेंस कम है, आप इक्विटी फाइनेंस कर लें। चलें बॉस आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। यस बॉस, क्वेश्चन नंबर 46। ये आपकी बीबीपी का, सर ये आपकी बीबीपी का क्वेश्चन नंबर 199 है। ये आपकी बीबीपी का क्वेश्चन नंबर 199 है। चले सर क्या फरमान है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। सर बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। आओ जी देखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। द एसिड बीटा, सर एसिड बीटा कौन सा होता है, बिजनेस रिस्क होता है। यहाँ इक्विटी बीटा मतलब दोनों, बिजनेस भी और फाइनेंशियल भी। द एसिड बीटा रिफ्लेक्ट बोथ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंस रिस्क। गलत बात भाई, गलत बात, फॉल्स। एसिड बीटा सिर्फ किसको बता रहा होता है, बिजनेस रिस्क को। टोटल रिस्क इज द सम ऑफ सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। बिल्कुल सर ऐसा ही है, हमने रिस्क को 2 कैटेगरी में तोड़ा था, किस किस में, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क में। बिल्कुल सही बात है। Assuming that the beta of debt is 0, सर डेट बीटा भी एक चीज होती है, बताऊंगा मैं। Will understate the financial risk when ungearing of the equity beta। नहीं सर ये बात गलत है। ये बात गलत क्यों है, फॉल्स। सर ये बात गलत क्यों है, ये क्यों गलत है सर, ये डेट बीटा की बात कर रहा है कि सर अगर आप किसी कंपनी के डेट लोगे, अगर आप किसी कंपनी के डेट लोगे तो सर आपको उसमें भी तो रिस्क होगा ना कि यार मैं लकी सीमेंट का डेट डिबेंचर लूं, या मैं पीएसओ की डिबेंचर लूं, या मैं नेशनल रिफाइनरी की डिबेंचर लूं। सही, हर किसी का रिस्क अलग है, हर किसी का रिस्क अलग है। ये मेरे पास डेट बीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, डेट बीटा। इक्विटी बीटा क्या कहलाता है, मैं किसी कंपनी के शेयर्स लूं, और डेट क्या कहलाता है, मैं किसी कंपनी के डिबेंचर लूं। ठीक हो गया। तो सर ये बोल रहे हैं इक्विटी बीटा को अगर अनगेट कर दे, मतलब उस कंपनी में से अगर डेट हटा दें तो वो हो जाएगा। नहीं सर ये गलत बात है। ये मैं आपको इसको बताऊंगा कि डेट बीटा होता है क्या, एक छोटी सी एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है जी, ठीक है। चले सर अगला क्वेश्चन नंबर 47, शायमा कंपनी। क्वेश्चन नंबर 47, शायमा कंपनी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 सर ये आपकी बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 201 है।
Using CAPM, what would be the suitable cost of equity of Shyam to use in its appraisal in the farm machinery project? सर मुझको करना क्या है? सर मुझको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न माइनस RF और इक्विटी बीटा। सर कौन से उसका ये बोल रहे हैं? कोई फार्म मशीनरी प्रोजेक्ट है, कोई फार्म मशीनरी प्रोजेक्ट है। शाइमा कंपनी इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर शिप्स। सर ये लोग तो शिप्स बनाते हैं, मशीनरी बनाने कहां बैठ गए? मशीनरी बनाने कहां बैठ गए? ये तो बिजनेस सेक्टर चेंज करवा रहा है। इट हैज अ इक्विटी बीटा। सर इसका इक्विटी बीटा कितना है? 1.6 और डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 1:3। कर लेंगे सर, मसला नहीं है। इट इज कंसीडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट टू मैन्युफैक्चर फार्म व्हीकल। सर ये फार्म में, खेतों में जो गाड़ी चलती है वो बनाएगा। जहाज बनाने वाले गाड़ियां बना रहे हैं। सर बिजनेस चेंज हो गया। ये ट्रेंड कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द फार्म व्हीकल, हैज एन एसेट बीटा ऑफ 1.1। सर इसका एसेट बीटा दे रहा है मुझे 1.1। सर मुझे इसका एसेट बीटा नहीं चाहिए। और इक्विटी इसकी कितनी है? डेट टू इक्विटी 2:3। द रिस्क फ्री रेट है 5%, मार्केट रिस्क प्रीमियम है मेरे पास 3% और कॉर्पोरेट रेट है 40%। सर बिजनेस सेक्टर चेंज हो रहा है भाई। सुने मैं बोल रहा हूं सर, हम लोग कौन है? सर शाइमा कंपनी वाले, और मुझको एक डेटा दे रहा है ये ट्रेंड कंपनी का। हम लोग क्या बनाते हैं सर? शिप बनाते हैं। ये मुझसे क्या बनवा रहा है? फार्म की व्हीकल बनवा रहा है, खेती बाड़ी वाली। बिजनेस सेक्टर चेंज हो रहा है। ठीक हो गया सर। क्या सीन है? ये बोल रहा है जनाब डेट टू इक्विटी। ये कह रहे हैं सर डेट मेरे पास कितना होता है? 1, इक्विटी मेरे पास कितनी होती है? 3, टोटल 4। यहां पे मेरे पास इक्विटी बीटा कितना दे रहा है? 1.6। या ये फार्म का क्या सीन है? सर डेट कितना है? 2 और ये कितना है? 3। ये कितना हो गया? 5। ये आगे इक्विटी बीटा मुझको नहीं दे रहा। सर यहां पे मुझे एसेट बीटा नहीं दे रहा। यहां पे मुझे एसेट बीटा दे रहा है सर कितना? 1.1। रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 5%। रिस्क फ्री रेट RM माइनस RF यानी कि मार्केट रिस्क प्रीमियम मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है। सर कौन सा इक्विटी बीटा लूं? ये वाला इक्विटी बीटा। हम तो ये वाले ना, हम तो शाम कंपनी वाले भाई। हमें इसकी कौन सी पंचायत पालनी है? हम तो भाई ये शाइमा कंपनी। सर क्या मैं ये वाला इक्विटी बीटा उठा के लिख दूं? सर लिख देता अगर मैं अपना कारोबार नहीं चेंज कर रहा होता। अगर मैं सेम बिजनेस में होता तो मैं उठा के लिख देता। सर मुझको क्यों इसके अंदर? सर इसके अंदर बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। सर बिजनेस रिस्क किसका शामिल है? शिप का। फाइनेंशियल रिस्क किसका शामिल है? शाइमा का। सर फाइनेंशियल रिस्क तो सही है, लेकिन बिजनेस रिस्क हम किस पे चले गए? फार्म वाले पे। तो सर ये तो नहीं चलेगा। तो सर मुझको इक्विटी बीटा चाहिए जिसमें फाइनेंशियल रिस्क ये हो, बिजनेस रिस्क किसका हो मेरे पास? व्हीकल का। सर मुझे एसेट बीटा दे रहा है। इसका मतलब है सर ये कौन सा बिजनेस रिस्क है? सर ये बिजनेस रिस्क है किसका? फार्म व्हीकल का। सर क्या ये चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा सर, लेकिन इसको अपनी गियरिंग में डालना पड़ेगा। सर एसिड बीटा कैसे कैलकुलेट करते थे? इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय ई मार्केट वैल्यू ऑफ ई डी और आफ्टर टैक्स। एसिड बीटा कितना है मेरे पास? 1.1। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आइए 1 डिवाइडेड बाय 4। ये सर कितना परसेंट हो गया? 25%। ये कितना परसेंट हो गया? 75%। चले सर 75, 25 और आफ्टर टैक्स रेट कितना है मेरे पास?
40%। चले सर प्लीज आंसर दीजिए। 25 प्लस 75 90, ये हो गया 0.833333। चले सर इक्विटी बीटा कितना? 1.1 डिवाइडेड बाय आंसर 1.32। सर 1.32 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 कितना हो गया आंसर? सर मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन गया 8.96। जी सर बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है? मजेदार सवाल सर, मजेदार सवाल। क्लियर है सर? क्लियर है? अगले सवाल पे चलेंगे। चले सर अगले सवाल पे चलेंगे। वे साथ हो मेरे? सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन या स्पीड ज्यादा हुई है? चलो सेट है, थोड़ा सा रुकिए, चलते हैं स्लो स्लो। चले सर इसको कॉपी कर लें, 1 मिनट देता हूं, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। चले सर क्वेश्चन नंबर 48। बॉस ये बीबीपी की किट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 202 और 203 देखेंगे देखेंगे। आइए सर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 202 और 203। टीआर कंपनी हैज अ गियरिंग लेवल, डेट है 1 और इक्विटी है सर 3। ठीक हो गया। टीआर इज कंसीडरिंग डाइवर्सिफाइंग, अंडरलाइन करें सर डाइवर्सिफाइंग। सर हम लोग कारोबार चेंज करना चाह रहे हैं, हम लोग सीमेंट सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। सर बिजनेस रिस्क चेंज, करंट इक्विटी बीटा नहीं चलेगा ऐसा। हमें बिजनेस रिस्क मतलब एसेट बीटा चाहिए होगा किसका सर? जिस सेक्टर में हम जाना चाह रहे हैं, और उसको अपनी गियरिंग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा आगे। इनटू अ न्यू मार्केट विदाउट चेंजिंग इट्स एग्जिस्टिंग गियरिंग। हा सर हम न्यू मार्केट विदाउट चेंजिंग इट्स एग्जिस्टिंग गियरिंग, यानी कि हम रेशियो ये रखना चाह रहे हैं 1:3। बी कंपनी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन अ न्यू मार्केट। बी कंपनी हैज एन इक्विटी बीटा 1.03 और उसकी गियरिंग कितनी है? 1.02। बोथ कंपनी पे 30% कॉर्पोरेट टैक्स। व्हाट इज द एसेट बीटा ऑफ द रेलेवेंट टीआर फॉर द न्यू मार्केट? सर सवाल को मैं थोड़ा एक्सप्रेस कर दूं। हम लोग कौन है सर? टीआर वाले। और दूसरी कंपनी कौन सी है सर? बी कंपनी। हम लोग लड़के काम करते हैं किसमें? कुछ नहीं लिखा हुआ सर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग काम करते हैं रिफाइनरी में और ये लोग काम करते हैं सीमेंट में। हम लोग चाह क्या रहे हैं सर? हम भी सीमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। रेशो क्या है इनका? सर इनका रेशो है डेट 1 और इक्विटी कितना? 3। बोले तो टोटल कितना? 4। सर परसेंटेज में बोलो तो कितना हो जाएगा? 25%। ये कितना? 75%। इधर आइए सर। इनका डेट टू इक्विटी कितना है? इनका है सर 1 डिवाइडेड बाय 4
मिला मिला, और टोटल कितना हो गया 5। परसेंटेज में अगर मैं लिखना चाहूं, मुझको परसेंटेज बड़ा आसान लगता है, 1 डिवाइडेड बाय 5, सर ये हो गया इनका 20%, और सर ये कितना हो गया 80%, ऐसा इनका। आगे आगे ये बोल रहे हैं जनाब इक्विटी बीटा, इक्विटी बीटा कितना 1.05 है, सॉरी बी कंपनी का है 1.05, और हमारा कितना है, हमारा नहीं दिया, चले सर कोई बात नहीं। What is the asset beta relevant to TR for the new business? सर हम लोग न्यू बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, हम लोग कहां जा रहे हैं, सीमेंट सेक्टर में, तो सर हमें एसिड बीटा भी किसका लेना पड़ेगा, सर हमें एसिड बीटा भी इसका लेना पड़ेगा, मानते हो, मानते हो, तो सर मैं बी कंपनी की इंफॉर्मेशन यूज करते हुए एसिड बीटा निकाल पाऊंगा। सर एसिड बीटा हम कैसे निकालते थे, इक्विटी बीटा E प्लस डी आफ्टर टैक्स, ऐसा। सर इसका इक्विटी बीटा कितना है मेरे पास 1.05, ये कितना है सर 20, और ये कितना है सर, सॉरी ये कितना है इक्विटी 80 प्लस 20, और आफ्टर टैक्स टैक्स कितना पे करते हैं 30%। जी सर क्या मैं एसिड बीटा निकाल पाऊंगा, यस बॉस निकाल लेंगे, यस बॉस निकाल लेंगे, कितना 0.894 कर लेते हैं, मानते हैं, मानते हैं सर, तो मैंने एसिड बीटा निकाल लिया 0.893894, जी जनाब मैंने एसिड बीटा निकाल लिया 0.894, मानते हैं जनाब, मानते हैं सर। क्या मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए ये मेरे पास रिक्वायरमेंट थी, कौन सी वाली जनाब 202 क्वेश्चन की, सर 203 के अंदर आपने क्या कैलकुलेट करना है, सर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैसे निकालते हैं, रिस्क फ्री रेट प्लस RM माइनस RF और इक्विटी बीटा 4%, इन्होंने माइनस करके दिया हुआ है कितना 4%। सर इक्विटी बीटा, क्या इक्विटी बीटा कौन सा लेंगे, क्या मैं इसका ले लूं सीमेंट वाले का, बी लिमिटेड का, नहीं सर इसके अंदर बिजनेस रिस्क तो सही है, लेकिन गियरिंग कौन सी है अपनी वाली, हमें इसको रीगियर करना पड़ेगा। आइए सर कैसे करेंगे, ऐसा 0.894 इक्विटी बीटा, चले सर कितना है वो 25 और 75, टैक्स रेट कितना है सर 30%, कितना सर 25.7 प्लस 75 92.5 0.894 डिवाइडेड बाय आंसर 1. सर इक्विटी बीटा मेरे पास आ रहा है 1.1026, इक्विटी बीटा 1.1026, ऐसा +4। सर मेरे पास KE आ गया 8.4%, मानते हैं सर। ये हम लोग कहां जाना चाह रहे थे, सर ये जो इक्विटी बीटा आया है इसके अंदर बिजनेस रिस्क किसका शामिल है, जो हम लोग नई जगह जाना चाह रहे हैं सीमेंट सेक्टर का, मानते हो, मानते हो, क्यों मैंने कौन सा एसिड बीटा यूज किया है, ये वाला, ये वाला,
और इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क कौन सा शामिल है सर? इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क शामिल है रिफाइनरी का। किसका शामिल है सर? रिफाइनरी का। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मानते हैं सर? मानते हैं जनाब? तो ये हमारा 203 का आंसर था। चले सर कॉपी करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, ये आपकी बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 204 है। क्या फरमा रहे हैं? इग्नोरिंग टैक्स। अच्छा भाई टैक्स को हटा देते हैं, भूल जाते हैं। एंड यूजिंग द CAPM मॉडल, CAPM को यूज करें। कैलकुलेट अ सुटेबल रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिस्क एडजस्टेड मतलब सर पता नहीं क्या करवाएगा, देखते हैं भाई। ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। L कंपनी इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। सर सारे के सारे हमने इक्विटी फाइनेंस, 1 रुपए का भी डेट नहीं है। विश टू अप्रेज अ प्रोजेक्ट इन द न्यू एरिया ऑफ द एक्टिविटी। सर नए एरिया में काम करना चाह रहे हैं। इट एग्जिस्टिंग इक्विटी बीटा इज 1.2। द इंडस्ट्री एवरेज इक्विटी बीटा ऑफ द न्यू बिजनेस इज 2 विद एन इंडस्ट्री डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी रेशियो 25%। अच्छा, The risk-free rate is 5% and the market rate is 4%। चलें सर आइए, कहना क्या चाह रहे हैं सर सुने। हम लोग कौन है सर? लिया कंपनी वाले, और ये इंडस्ट्री कोई दूसरी। हम लोग किस सेक्टर में काम करते हैं लड़के? हम लोग फॉर एग्जाम्पल काम कर रहे हैं रिफाइनरी में। अच्छा जी, ये जाना चाह रहे हैं सर किसी नए बिजनेस के अंदर। ये सर फॉर एग्जांपल जाना चाह रहे हैं सीमेंट के अंदर। ठीक हो गया। इन्होंने बोला सर सीन क्या है? डेट और इक्विटी। डेट इसके पास है ही नहीं, 0%। सारा का सारा इक्विटी फाइनेंस। इसने बोला ना ऑल इक्विटी फाइनेंस। इधर आइए, इन्होंने बोला जनाब कि हमारे पास जो डेट है वो टोटल फाइनेंसिंग का, यानी कि डेट प्लस इक्विटी का टोटल का कितना परसेंट है? 25%। तो सर ये कितना हो गया? 75%। अच्छा, इसका जो इक्विटी बीटा है सर वो कितना है? 1.2। इसका इक्विटी बीटा कितना है मेरे पास? The industry average equity beta 2। चले सर, ये सीन है। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है नए कारोबार की। भाइयों सुने, रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 5% प्लस मार्केट प्रीमियम RM माइनस RF कितना है जनाब? 4%। सर क्या ये वाला उठा के लिख दूं? नहीं सर, हम अभी किसके अंदर है? रिफाइनरी के अंदर। ये एग्जिस्टिंग है, इसका मतलब इसके अंदर जो बिजनेस रिस्क है वो किसका है? रिफाइनरी का। और फाइनेंशियल रिस्क किसका है? लिया कंपनी का, जो कि है ही नहीं, डेट है ही नहीं, तो ये कुछ भी नहीं होगा, 0। लेकिन ये लोग जाना किसमें जा रहे हैं? सीमेंट बिजनेस में। तो सर ये जो इक्विटी बीटा मांगना चाह रहे हैं, इसके अंदर बिजनेस रिस्क किसका मांगना चाह रहे हैं? सीमेंट वाले का, जिसमें वो जाना चाह रहे हैं। और फाइनेंशियल रिस्क किसका मांगना चाह रहे हैं? लिया का, जो कि है नहीं, 0 है नहीं। सर क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? मुझे बिजनेस रिस्क चाहिए। मुझे बिजनेस रिस्क चाहिए किसका? सीमेंट का। सीमेंट के इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे इक्विटी बीटा दे रहा है। सर ये इक्विटी बीटा दे रहा है, इसके अंदर बिजनेस रिस्क बोले तो एसेट बीटा किसका है? सीमेंट का। और फाइनेंशियल रिस्क किसका है? ये जो भी इंडस्ट्री है उसका। मुझको ये चीज चाहिए, मैं अपने उसमें रख के निकाल दूंगा। सर कैसे करेंगे?
सीमेंट का मुझको एसिड बीटा चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, आइए सर, आइए। एसिड बीटा सर, इक्विटी बीटा कितना है मेरे पास, तो मल्टीप्लाई बाय इक्विटी कितनी है इसकी 75 प्लस डेट कितना है मेरे पास 25। सर टैक्स है क्या, मेरे ख्याल से नहीं है, शायद उसने बोला था इग्नोरिंग टैक्स। सर टैक्स नहीं है, इसका मतलब है 0% है, 0 या ना लो एक ही बात है। आओ जी आओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 75। सर कितना हो गया, एसिड बीटा इज इक्वल टू 1.5। सर एसिड बीटा कितना निकाल लिया मैंने 1.5, इसको अपनी गियरिंग में डालिए, यानी कि लैया कंपनी के हिसाब से एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय ई प्लस डी 1 माइनस टैक्स रेट। जी सर 1.5 और इक्विटी फाइनेंस प्लस 0, तो सर बी क्या बनेगा, सर यही बनेगा 1.5। कितना आ गया 1.5। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11%। बात समझ में आई सबके, सर बात समझ में आई सबके। चले सर क्या हम आगे बढ़े, सर क्या हम आगे बढ़े। चले सर 1 मिनट देता हूं, इसको कॉपी कर लें। भाइयों मुझे एक बात बताइए, सर मुझे एक बात बताइए कि हम लोग जो है वो ये वाला इक्विटी बीटा क्यों नहीं यूज कर रहे, ये हम 1.2 ये क्यों नहीं यूज कर रहे। हम लोगों ने ये वाला क्यों यूज किया 1.8। सर वो इसलिए क्योंकि हम अभी काम कर रहे हैं रिफाइनरी सेक्टर में और सर हम लोग अभी इसके अंदर बिजनेस किसका शामिल है, ऑयल रिफाइनरी बिजनेस का। और सर ये कारोबार चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि अपने ऑपरेशन चेंज करना चाह रहे हैं किसी और के अंदर, तो इसके लिए बिजनेस रिस्क जो है ना वो किसका चाहिए, सीमेंट वाले का चाहिए। लॉजिक क्लियर हो रही है सर, लॉजिक क्लियर हो रही है। सर अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 उसमें यही पूछ रहा है। सर अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 ये आपकी बीबीपी का सवाल है, बीबीपी का क्वेश्चन नंबर 205 है। When should a project specific cost of capital be used in investment appraisal? सर कब ये वाला यूज करेंगे cost of capital, ये वाला project specific, if new finance is required। नहीं सर new finance required थोड़ी, if the project is small। नहीं सर if the project is different from the current operation। yes, अगर आपके करंट ऑपरेशन करंट बिजनेस से हटकर होगा, अगर आप करंट बिजनेस से हटकर होगा तो सर आप उसी बिजनेस का बिजनेस रिस्क यूज करोगे। इफ द प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द करंट ऑपरेशन बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई सर, बात समझ में आई मेरा भाई। चले सर कॉपी करें।
फिर अगले सवाल पे चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस बॉस। क्वेश्चन नंबर 51 है जनाब, आप लोग की बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 206। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? एस एक्सप्लेन ऑफ व्हाई एसिड बीटा इज जनरली लोअर देन इक्विटी बीटा। सर सुने, हमने बोला सर, हमने स्टार्ट किया था, तुम लोग को याद हो, हमने बोला था जनाब रिस्क को हमने दो कैटेगरी में स्प्लिट किया था, एक सिस्टमैटिक रिस्क और एक अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर आपका बिजनेस रिस्क भी कवर होता है और आपका फाइनेंशियल रिस्क भी कवर होता है। जो हमारा इक्विटी बीटा होता है उसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क भी होता है और बिजनेस रिस्क भी होता है, और बिजनेस रिस्क को हम क्या बोलते हैं? एसिड बीटा। जी, यानी कि सर इसके अंदर दो रिस्क शामिल है, बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। एसिड बीटा में सिर्फ एक रिस्क है, कौन सा? बिजनेस रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि सर नॉर्मली ये वाला अमाउंट जो है वो हायर होगा। क्यों? इसमें दो चीजें, ये वाला रिस्क कम होगा, इसके बनिस्बत क्यों? इसमें सिर्फ एक चीज है। आइए जी, 51 के अंदर सर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, and equity beta also includes an element of the financial risk. सर इक्विटी बीटा also include, सर इसने एक जुमला बनाई है शुरू से, सर एसिड बीटा जनरली लोअर, एसिड बीटा कम होता है किससे? इक्विटी बीटा से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क भी शामिल होता है। तो सर ये तो सही बात है। दूसरा, एसिड बीटा कंटेन लेस बिजनेस रिस्क। एसिड बीटा के अंदर बिजनेस रिस्क कम होता है। एसिड बीटा तो होता ही बिजनेस रिस्क है। क्या अजीब बात है ये, बेकार बात। फॉल्स। दिस इज ओनली ड्यू टू टैक्स रिलीफ ऑन डेट फाइनेंस। सर डेट फाइनेंस की वजह से। भाई डेट फाइनेंस कहां से आ गया? यहाँ पे तो फाइनेंसिंग की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ तो हम रिस्क की बात कर रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ डेट की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। फॉल्स। बात क्लियर हुई? सर बात समझ में आई मेरे भाई लोग? सर बात समझ में आई? चले सर, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आज ऑनलाइन क्लास है तो मजा भी नहीं आ रहा, तुम लोग भी नहीं हो क्लास के अंदर कि क्विक रिस्पॉन्स हो, हम करते रहे सॉल्व। बाकी फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी आप लोगों से। ठीक है भाई, ओएस क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।